अब आपकी नेक्स्ट कविता है उषा की लाली। उषा होना है ना तो प्रातः काल यानी सुबह। तो सुबह की जो लालिमा होती है, मतलब अंधेरे के बाद हल्का हल्का जब उजाला होने लगता है और जब हल्का हल्का सूर्य उदित होने लगता है तो जो लालिमा छाती है आकाश में, उसका वर्णन है। प्राकृतिक परिवेश में उषा की लालिमा का अद्भुत ही वर्णन किया है कवि ने। तो देखिए, उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो कनक शिखर यानी सुनहरे रंग वाली चोटियां। चोटियां हमारी नहीं, पर्वत शिखरों की चोटियां। और आगे बड़ा शिशु रवि। शिशु रवि यहाँ पे उषा काल का जो सूर्य है वो छोटे से बच्चे के समान दिखाई देता है, उसके लिए कहा है शिशु रवि, है ना। बदली छवि, बदली छवि मतलब उसका चित्र बदल गया। देखता रह गया अपलक कवि, मतलब बिना पलक झपकाए कवि उस दृश्य को देखता रह गया है। तो देखिए, आप इसमें दो दो पैरा का एक साथ करेंगे क्योंकि तीन तीन लाइनें ही है, तो ये दो पद एक साथ लेंगे आप। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि नागार्जुन की लघु कविता उषा की लाली से लिया गया है। कवि ने इन पंक्तियों में उषा काल का मनोहारी चलचित्र प्रस्तुत किया गया है। चलचित्र यानी जीता जागता, पिक्चर की तरह बिल्कुल। और इसमें कवि कहता है कि देखिए, कवि कहता है कि यद्यपि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला है, मतलब सुबह सुबह का जो हल्का सा प्रकाश निकला है, तो अभी पूरे दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों की हिम में जो पर्वत है उसके बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं, वो उस पर उषा की जो ये लालिमा पड़ रही है, उस लालिमा के पड़ने से अभी से ही सुनहरे रंग में निखरी निखरी दिखाई दे रही है। मतलब उषा की लालिमा में हिमालय की जो चोटियां है वह सोने की चमक से निखर गई है, मतलब सोने जैसी चमकने लग गई है। कनक शिखर यानी सोने जैसी चमकने लग गई है वे चोटियां। और उषा काल में जो सूर्य है वो जब कुछ आगे बढ़ता है तो कवि उसकी बदली हुई मनोरम छवि को एकटक देखता ही रहता है। जैसे जैसे धीरे धीरे उजाला बढ़ता जाता है और धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ता जाता है, तो कवि उसकी बदलती हुई छवि यानी बदलते हुए उसके चित्र को एक अपलक देखता ही रहता है, आश्चर्यचकित। इसमें शिशु रवि में रूपक और आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आगे। डर था प्रतिपल, अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर जाए न निखर, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। इसका संदर्भ वही रहेगा। और इसका प्रसंग देखिए कि सुबह का जो दृश्य है वो पल पल क्षीण होता जा रहा था, मतलब छुपता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था। और उसकी सुंदरता से कवि को इसके मतलब गुम जाने का डर सता रहा था। कभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सुबह का जो मनोरम दृश्य है वो तो समाप्त होता जाएगा ना, तो उससे कवि को डर लग रहा था कि मतलब वो उस दृश्य को खोना नहीं चाहता था, बस उसी को देखते रहना चाहता था। तो उस समय कवि को यह भय हो रहा था कि प्रातः काल का यह चमकीली जो शोभा, चमत्कारी जो ये शोभा है, कहीं बदरंग ना हो जाए और ये दृश्य अदृश्य न हो जाए। क्योंकि ज्यों ज्यों सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा था और ये सुबह के जो रंगों की छटा है ये कम होती जा रही थी, और कभी ऐसा नहीं चाहता था। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। और उषा की जो ये लालिमा है जब धरती और हिमालय पर फैली तो उससे सारा परिवेश स्वर्णिम आभा से यानी सोने की चमक से रंग गया। सब और स्वच्छ चमक फैल गई थी। हिमालय को बर्फीले शिखर सोने के समान
चमकने लगे थे। और उषा की लालिमा पड़ने से पर्वतों के जो शिखर थे, पर्वत की जो चोटियां थी, उनका रूप निखर रहा था और ये सारा कवि के मन को मुग्ध कर रहा था। अब इसमें मतलब ये आपको पूरी कविता का 2-2 पैरा में इसका अर्थ करना है और इसमें भी सिर्फ 2 में ही करना है। कल और आज वाले में, पहले वाले में आपको पूरा गर्मी का वर्णन कर देना है, दूसरे वाले में पूरे वर्षा ऋतु का। और उषा की लाली में भी आपको 2-2 पैरा लेके 2 व्याख्या में ही इसका अर्थ कर देना है। ये कविता यहीं समाप्त होती है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। देखिए इनके मीनिंग यानी कठिन शब्द तो आप स्वयं पढ़ लेंगे, आप इन्हें रीड कर लेना। और इनके जो वैकल्पिक है ये मल्टीपल चॉइस, तो ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? गौरैया। मतलब जब गर्मी का मौसम था और बारिश आने का जो संकेत दे रही थी, तो गौरैया जो पक्षी है वो मिट्टी में लोट लोट कर नहा रही थी। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना का काम करते थे? तो मैथिली भाषा में। और जब मैथिली भाषा में करते थे तो किस नाम से करते थे? यात्रा उनका नाम रखा गया था, यात्रा। हिंदी में तो वो नागार्जुन के नाम से रचना करते थे और मैथिली भाषा में यात्रा नाम से रचना करते थे। ये हमने उनके अभी उसमें पढ़ा है कवि परिचय में। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो इसमें प्रातः काल का वर्णन हुआ है। ये इनके वन वर्ड आंसर है, ये आप बुक में ही लिख देंगे। ये शॉर्ट वाले आंसर तो खेतों की मिट्टी पतराई हुई क्यों थी? तो भीषण गर्मी के कारण खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? तो गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आकाश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। धूप और धूल के कारण आसमान बेरंग लग रहा था, माने बदरंग लग रहा था। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? तो इसमें कवि को डर लग रहा था कि जो ये दृश्य है वो पल पल बदल रहा था। भाई जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो दृश्य तो बदलता ही जाएगा ना। और कवि को डर था कि कहीं वो सुंदर दृश्य शीघ्र ही अपनी सुंदरता को न खो दे, मतलब उसकी आंखों से गायब न हो जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? तो इसमें हिमगिरी हिमालय को कहा गया है, हिमालय पर्वत को, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। ये आप चाहे तो कॉपी में कर ले और चाहे तो बुक में ही शॉर्ट मतलब 1 वर्ड में कर ले। अब आता है आपका लघुत्रात्मक प्रश्न। वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो ये सब आप आगे व्याख्या करेंगे, उस हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु के आने से ग्रीष्म ऋतु की तपिश कम हो गई। वर्षा के आते ही आकाश में घटाएं गुमड़ने लग गई, बादल छा गए, बदरंग आकाश काले रंग का हो गया, बूंदे बरसते ही धरती की प्यास समाप्त हो गई, किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी और सूनी रातें झिंगुरों की झनकार से गूंजने लगी। वीरान वनों में मोर और कोयल और इनकी कूक सुनाई देने लगी। और ये जो दूब है, दूब यानी घास, ये जो सूखी हो रही थी उसमें फिर से जान आ गई। और वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना सारा सामान समेट कर ले गई। ये लिखेंगे आप इसमें। और उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए, ये अधिकतर आता है। इसमें आपको ये लिखना है कि मतलब इसमें कवि ने किन किन उसका वर्णन किया है। तो कवि ने अपनी काव्य कला इस छोटी सी रचना में मनमोहक रूप में सामने आई है। तो देखिए कवि ने सटीक माने एकदम सही शब्दावली का उपयोग किया है। इसमें अपने शब्द चित्र संजोने की कला का पूरा प्रदर्शन किया है कि मतलब उन्होंने किस प्रकार के शब्दों का और कहाँ कहाँ वर्णन किया, ये कार्य उन्होंने बड़ी ही कुशलता से किया है। भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषा काल का जो प्राकृतिक दृश्य है पाठकों के सामने उसको जीवंत कर दिया, मतलब अपने शब्दों के माध्यम से। और आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण का सुंदर प्रयोग हुआ है और जहाँ रूपक अलंकार का हुआ है उसका भी आप इसमें जिक्र करेंगे। कवि के साथ इस कविता में पाठक भी कवि की कल्पना एवं
उनके शब्दों के द्वारा उभारे गए शिल्प सौंदर्य को अपलक देखते रह जाते हैं। अब आपका यह निबंधात्मक प्रश्न है, कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव अलग है। यहाँ पर इसमें आपको देखिए, कल और आज कविता में प्रकृति प्रेम का परिचय कराया, मूल तो यही है। और ग्रीष्म के झुलसा देने वाली ताप के पश्चात शीतल वर्षा के आगमन से जो सुखद परिवर्तन है वो कविता में चित्रित हुआ है। कवि ने 2 ऋतुओं, इसका मूल भाव तो यही है, विशेष तो यही है कि कवि ने 2 ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के 2 पक्षों को प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म की मार से प्रकृति को कोसते किसान और बेचैन पक्षियों का धूली स्नान, खेतों की मिट्टी का पथराना और गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे मेंढक, उदासी बरसाता बदरंग आसमान, खेतों की मिट्टी, और ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक है। मतलब समाज में इस प्रकार के भी लोग हैं, मतलब समाज के दोहरे रूप का, मतलब पहला ये रूप है। और दूसरा रूप कि दूसरी ओर कवि ने वर्षा के रूप में सुशासन, मतलब एकदम व्यवस्थित शासन से प्रसन्न जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। आसमान से अब आग नहीं, शीतल बूंदें बरस रही है। बादलों के तंबू धूप को रोककर सब और छाया कर दिए। गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों की शहनाई बजा रही है। भोरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं। इस प्रकार परिवर्तन की बयान ने ग्रीष्म के कुशासन, मतलब बेकार शासन का अंत कर दिया है। कुल मिलाके ये है कि सामाजिक जीवन के 2 पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। इस कविता का मूल भाव भी यही है। अब आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों में देखकर आपका हृदय कवि की तरफ प्रफुल्लित हो उठता है, ये रहने दीजिए, ये आवश्यक नहीं है। और उसके बाद 12th वाला व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपके आगे जब कविता की व्याख्या करेंगे तो स्वयं हो जाएगी। अब आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। वैसे आपका काव्य भाग में सारा कोर्स हो चुका है, सिर्फ काव्य भाग में। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर गद्य भाग का करेंगे। ये ऋतुराज तक ही आपके चैप्टर आने थे, तो यहाँ तक आपका कोर्स हो चुका है, मतलब काव्य भाग में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। क्षितिज में आपके काव्य भाग में ये 6 चैप्टर आएंगे। सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन, जो हमने आज ही कंप्लीट किया है। और ये सारे चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। तो कहने का मतलब कि आपके काव्य खंड का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 6 चैप्टर यानी 60% कोर्स आएगा आपका। और गद्य भाग में आपके ये 6 चैप्टर आएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो अगली क्लास में हम रामधारी सिंह दिनकर का अध्ययन करेंगे। और इसमें भी हमारे 2 ही चैप्टर शेष रहे हैं। तो काव्य भाग का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। इसकी आप कॉपी में कार्य कंप्लीट कराकर स्कूल में 11 से 1 के बीच में आकर आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। धन्यवाद।